हेलो एवरीवन। तो अभी हम हेलो एवरीवन। तो हमारा अकाउंट्स हो गया, हमारा कॉस्टिंग हो गया। तो अभी हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? टैक्स से स्टार्ट करेंगे। टैक्स बहुत ही ट्रिकी होगा और इम्पोर्टेंट होगा। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा बहुत डिटेल तरीके से, लेकिन सम्स में ज़्यादा नहीं करूंगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि कॉलेज में भी इतने अच्छी तरीके से नहीं समझाया गया है। तो मैं आपको बरोबर तरीके से आपको टैक्स सिखाऊंगा और कॉन्सेप्ट बरोबर सिखाऊंगा। ओके, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रेसिडेंशियल स्टेटस। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे? रेसिडेंशियल स्टेटस से स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे? रेसिडेंशियल स्टेटस से स्टार्ट करेंगे। रेसिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। उसको पहले स्टार्ट करने से मैं आपको एक दो चीज़ बता देता हूँ। फर्स्ट हम लोग का क्या प्रीवियस ईयर टैक्स के हिसाब से हमारा क्या होगा, और असेसमेंट ईयर हमारे टैक्स के हिसाब से क्या होगा, ठीक है। प्रीवियस असेसमेंट ईयर कौन सा ईयर होगा? इस साल, ठीक है। इस साल को हम लोग क्या बोलेंगे? असेसमेंट ईयर। तो हमारे लिए असेसमेंट ईयर क्या हो गया? 2022 टू 2023, ठीक है। और प्रीवियस ईयर मतलब इसका पहला वाला ईयर 2021 टू 2022, ठीक है। तो ये हो गया प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। प्रीवियस ईयर क्या होगा हमारे एक साल पहले, और असेसमेंट क्या होगा इस साल वाला, तो 2022 से 2023। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। रेसिडेंशियल स्टेटस, ओके। रेसिडेंशियल स्टेटस क्यों ज़रूरी है? ठीक है, तो एक पर्सन है, समझो, ठीक है, एक पर्सन है, इसका हम लोग को स्टेटस जानना है। क्या वो रेसिडेंट है, मतलब इंडिया का वो रेसिडेंट माना जाएगा, या वो नॉन रेसिडेंट माना जाएगा, मतलब वो इंडिया के बाहर वाला है, ठीक है। क्या वो घर वाला है या बाहर वाला है, ये जानने के लिए ये चैप्टर बना हुआ है। सिंपल, क्या वो अपने घर वाला है, रेसिडेंट है, या बाहर वाला है, नॉन रेसिडेंट है, ये जानने के लिए पूरा का पूरा रेसिडेंशियल स्टेटस है। ओके, तो पहली बात, ओके, ये समझ में आ गया। अब देखो, रेसिडेंशियल स्टेटस जानने के लिए रेसिडेंट होगा या तो नॉन रेसिडेंट होगा, राइट। रेसिडेंशियल स्टेटस जानने के लिए कंडीशंस होंगी। ओके, क्या कंडीशंस होंगी मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर वो कंडीशन फुलफिल हुई तो वो क्या हो जाएगा? रेसिडेंट। अगर वो नहीं फुलफिल हुई तो वो क्या हो जाएगा? नॉन रेसिडेंट। लेकिन यहाँ पर कितनी कंडीशंस है? आपकी कंडीशंस है दो कंडीशन है आपको, ठीक है। इसमें से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल हुई, एक भी अगर फुलफिल हो गई तो वो क्या कहला जाएगा? रेसिडेंट। अगर एक भी नहीं हुई, ठीक है, दोनों ही नहीं हुई, तो वो क्या कहला जाएगा? नॉन रेसिडेंट। समझ में आ गया? दो कंडीशन है, दो में से अगर एक भी फुलफिल कर दिया बंदे ने क्या, तो वो क्या हो जाएगा? रेसिडेंट। लेकिन अगर दोनों ही नहीं फुलफिल कर पाया तो वो क्या हो जाएगा? नॉन रेसिडेंट। समझ में आ गया अभी तक? तो अभी हम लोग कंडीशंस देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट कंडीशंस देखते हैं हम लोग। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? जो भी बंदा है, पर्सन है, एसएससी है, ठीक है। इस टैक्स में हम लोग एसएससी बोलते हैं। एसएससी वो पर्सन होता है जो टैक्स पे कर रहा है, ठीक है, टैक्स पे कर रहा है, या जिसके हाथ से हम लोग गवर्नमेंट को पैसा जा रहा है, वो बंदा क्या बोलता है? उसको बोलते हैं एसएससी, ठीक है। तो अगर वो एसएससी या फिर वो पर्सन, अभी के लिए मैं आपको पर्सन बोल रहा हूँ, वो अगर पर्सन इंडिया में इंडिया में स्टे करता है, ठीक है, कितने दिन के लिए? फॉर 182 डेज। कब? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। हमारे लिए प्रीवियस ईयर क्या क्या है? कौन सा? 21, 22। तो अगर वो बंदा, मतलब मैं या फिर कोई भी पर्सन, वो पर्सन अगर इंडिया में स्टे करता है 182 डेज या मोर, ठीक है, 183 हो सकता है, 184, लेकिन 182 डेज से ज़्यादा है, ठीक है, कब? प्रीवियस ईयर में, तो वो बंदा क्या कहला जाएगा? रेसिडेंट। ओके, समझ में आ गया? फर्स्ट कंडीशन क्या है? इंडिया में वो स्टे कर रहा है, ठीक है, कितने दिन के लिए? 182 डेज का और मोर। कब? प्रीवियस ईयर में। और मैंने क्या बोला था? दो कंडीशन है।
दोनों में से कौन सी भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अगर फर्स्ट सेटिस्फाई नहीं हुई, वो 182 डेज नहीं रहा है अपने पिछले साल नहीं रहा है वो, तो और में क्या आएगा, स्टेड इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन previous year 21-22 and stayed in India for 365 days or more during the preceding 4 previous years, फाइनेंशियल नहीं होता यहाँ पे, प्रीवियस ईयर्स। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो फर्स्ट कंडीशन बंदे ने सेटिस्फाई नहीं की, वो 182 डेज के लिए नहीं रहा है। तो दूसरी कंडीशन क्या है, वो 60 दिन या उससे ज्यादा प्रीवियस ईयर में रह चुका है, ठीक है। तो वो अगर समझो 21-22 में 61 डेज रहा है, ओके, और वो पिछले प्रीवियस 4 साल में 365 दिन रहा है, 365 दिन या उससे ज्यादा, तो वो क्या कहला जाएगा, रेसिडेंट। ओके, ठीक है। तो लेट्स फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एक पर्सन है, ठीक है, पर्सन 1, वो प्रीवियस ईयर 21-22 में 183 डेज रहा है, ओके, तो वो क्या हो जाएगा, रेसिडेंट। ये फर्स्ट कंडीशन उसकी सेटिस्फाई होगी, तो ये देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वही पर्सन लेट्स से पिछले साल वो कितने दिन रहा, 100 डेज रहा, ओके, तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से तो वो रेसिडेंट नहीं है, राइट। तो अभी देखो सेकंड कंडीशन क्या है। सेकंड, अगर समझो प्रीवियस ईयर में वो 100 दिन रहा है, ओके, तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से तो वो रेसिडेंट नहीं है, क्योंकि 182 डेज या मोर नहीं है, ठीक है। तो अब सेकंड कंडीशन देखो, उसमें सेकंड कंडीशन में फर्स्ट पॉइंट क्या है, वो 60 डेज और मोर प्रीवियस ईयर में रहा है, तो 60 डेज और मोर रहा है, ठीक है। लेकिन इसके साथ एक और देखना है, लेट्स से वो पिछले 4 साल मतलब 21-22, 21, 19, 20 और 18-19, ठीक है, पिछले 4 साल में वो समझो फर्स्ट 21-22 में तो 100 दिन रहा, उसके बाद में 100 दिन रहा, उसके बाद में 40 दिन रहा, और उसके बाद में 50 दिन रहा, ठीक है। तो टोटल मारो 100 + 100 250 और कितना होगा 290, ठीक है। तो पिछले 4 साल में कितने दिन रहा है वो, 290 डेज। तो क्या वो 365 डेज या उससे ज्यादा रहा है, नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट। ओके, समझ में आ गया। फर्स्ट कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है और सेकंड कंडीशन भी वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 100 दिन रहा है प्रीवियस ईयर में और पूरे क्या बोलते हैं 4 साल में 290 डेज रहा है, तो वो क्या हो गया, नॉन रेसिडेंट। अभी यहाँ पे समझो ये 100 डेज है और ये भी 100 डेज है, तो टोटल कितना डेज रहता है, 400 डेज रहता है। पिछले 4 साल वो कितने दिन रहेगा, 400 दिन रहेगा। तो वो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं। सेकंड कंडीशन में देखो फर्स्ट पार्ट सेटिस्फाई कर रहे हैं, हाँ, प्रीवियस ईयर में वो 60 दिन से ज़्यादा रह चुका है, 100 दिन रहा है, राइट, और 365 डेज और उससे ज़्यादा रहा है पिछले 4 साल में, यस 400 दिन रहा है, तो वो क्या कहला जाएगा, रेसिडेंट। ओके, समझ में आ गया। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट। ठीक है, दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन रेसिडेंट। ठीक है, समझ में आ गया। अभी तक कंडीशंस लिख दो, इंडिया स्टेड इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 21-22, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है और लिखा है इंपॉर्टेंट यहाँ पे, तो स्टेड इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 21-22 एंड स्टेड इन इंडिया फॉर 365 डेज और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर्स। ओके, तो अगर इसमें से दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो क्या कहलाया जाएगा, रेसिडेंट। अगर नहीं हुई तो क्या कहलाया जाएगा, नॉन रेसिडेंट। समझ में आ गया अभी आपको। ओके, ये समझ में आ गया कि रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट क्या होता है। ठीक है, उसकी कंडीशन समझ में आ गई, राइट। लेकिन इतना याद रखना, इसमें 2 एक्सेप्शन है आपके, मतलब उनको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कंडीशन अप्लाई होगी। कौन सी फर्स्ट कंडीशन, 182 डेज वाली अप्लाई होगी। सेकंड कंडीशन आप उनको अप्लाई नहीं होगी।
कौन से? दो एक्सेप्शन से। फर्स्ट, पहला एक्सेप्शन क्या है? एक इंडियन सिटीजन है, एन इंडियन सिटीजन who lives during the previous financial year for the purpose of employment। ठीक है, अगर ऐसा एक इंडियन सिटीजन है जो पिछले साल प्रीवियस ईयर में एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहा है, ठीक है, तो उसकी कौन सी कंडीशन आपको देखनी पड़ेगी? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट जो है 182 डेज या मोर। ओके, आप उसको सेकंड कंडीशन नहीं देख सकते कि वो, समझो अगर एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, समझो एक पर्सन है एम्प्लॉयमेंट के लिए गया, राइट, वो है ना प्रीवियस ईयर 21-22 है, ठीक है, वो 200 दिन रह के गया, ठीक है, 200 दिन के बाद में वो एम्प्लॉयमेंट के लिए गया, ठीक है, तो उसके लिए क्या हो जाए, ये क्या हो जाएगा, अभी के लिए रेसिडेंट माना जाएगा, राइट। 182 डेज या मोर होना चाहिए, लेकिन प्रीवियस ईयर में वो सिर्फ और सिर्फ 160 डेज ही रहा, ठीक है, तो ये क्या कहला जाएगा? नॉन रेसिडेंट। ठीक है, इसमें आप सेकंड कंडीशन देखोगे ही नहीं कि वो 60 डेज या मोर रहा है, पिछले 4 साल में 365 डेज रहा है कि नहीं, वो आपको लेना देना नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ ये लेना देना है कि क्या वो 182 डेज या मोर उससे ज़्यादा रहा है कि नहीं। किसके लिए? फर्स्ट एक्सेप्शन कौन सा है? एक ऐसा इंडियन सिटीजन जो एम्प्लॉयमेंट के लिए गया है पिछले साल, ठीक है, 21-22 में एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर गया, तो उस एम्प्लॉय के लिए, उस पर्सन के लिए हमें ओनली फर्स्ट कंडीशन देखनी है। अब सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड एक्सेप्शन देखो, एक इंडियन सिटीजन है, ठीक है, और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, हु कम्स टू इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ विजिट, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में ही आपको देखना है, ठीक है, असेसमेंट ईयर तो आपको देखना ही नहीं है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में ही देखना है। तो एक इंडियन सिटीजन है, ठीक है, और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब जो इंडिया में ही, क्या बोलते हैं, उसका ओरिजिन इंडिया में, लेकिन अभी वो बाहर रहने गया है, ठीक है, वो किसके लिए आता है? सिर्फ विजिट के लिए आता है, ठीक है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, तो उसके लिए सिर्फ कौन सी कंडीशन वैल्यू होगी? सिर्फ 182 डेज, तो उसको कौन सी वैलिड होगी? सिर्फ फर्स्ट कंडीशन। ओके, उसका आप सेकंड कंडीशन नहीं देखोगे, ठीक है, समझो अभी वो इंडिया में नहीं रहता है, ओके, वो बाहर रहता है, तो वो अगर अभी इंडिया में आया सिर्फ 100 दिन के लिए, ठीक है, तो उसको आप सेकंड कंडीशन नहीं देखो, तो उसकी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई, तो वो क्या कहलाया जाएगा? नॉन रेसिडेंट। सिंपल, समझ में आ गया? दो एक्सेप्शन है। फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है? एक इंडियन सिटीजन है जो एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, ठीक है, और सेकंड एक्सेप्शन क्या है? एक इंडियन सिटीजन है जो सिर्फ विजिट के लिए आ रहा है प्रीवियस ईयर में, तो उसके लिए सिर्फ एक ही फर्स्ट कंडीशन देखी जाएगी 182 डेज वाली, ठीक है, उन क्या डिटरमाइन करने के लिए वो रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट है। ओके, तो उनके लिए सिर्फ क्या, कौन सी कंडीशन वैलिड होगी? सिर्फ फर्स्ट कंडीशन। ओके, समझ में आ गया? तो ये दो एक्सेप्शंस थे ये कंडीशंस के। ओके, समझ में आ गया? ओके, तो अब हम लोगों ने डिटरमाइन तो कर लिया बेसिक कंडीशन, ठीक है, हमारी बेसिक कंडीशन हम लोगों ने देख ली 182 डेज वाली और 60 डेज और 365 × 4, ठीक है। बेसिक कंडीशन में आपको क्या मालूम पड़ा? या तो वो रेसिडेंट होगा या तो वो नॉन रेसिडेंट होगा, राइट, ठीक है। चलो, आपने बेसिक कंडीशन किया और आपको मालूम पड़ा वो नॉन रेसिडेंट हुआ, तो उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आपने बेसिक कंडीशन देखा वो क्या निकला? रेसिडेंट, तो उसके भी अभी आगे देखना पड़ेगा। ये क्या हो गया? एडिशनल कंडीशंस, ठीक है। एडिशनल कंडीशन क्यों देखोगे आप? आपको ये डिटरमाइन करना क्या वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ठीक है, या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ठीक है। समझ में आ गया? आप पहले बेसिक कंडीशन देखते हो 182 डेज वाली और 60 डेज 365 डेज वाली, ठीक है। आपने देखा उसमें आपको क्या मिला? वो रेसिडेंट निकला, ठीक है। फिर आप उसकी एडिशनल कंडीशन देखोगे। एडिशनल कंडीशन क्यों देखोगे? उस डिटरमाइन करने के लिए क्या वो ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है। समझ में आ गया? तो अभी हम लोग क्या देखेंगे? एडिशनल कंडीशन, ठीक है। जो एक्सेप्शंस थे वो किसके लिए वैलिड है? बेसिक कंडीशन के लिए, ठीक है।
तो एडिशनल कंडीशन का रूल क्या है, इसमें भी 2 कंडीशन है, ठीक है, इसमें भी 2 कंडीशन है, बट इसमें क्या है कि अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हुई, ठीक है, दोनों कंडीशन फुलफिल हुई तो वो क्या कहलाया जाएगा, ऑर्डिनरी, ठीक है। लेकिन अगर इसमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो वो क्या कहलाया जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी, ठीक है, समझ में आ गया। अगर समझो उसकी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल लेकिन सेकंड नहीं हुई तो वो क्या कहलाया जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी। उसकी फर्स्ट भी फुलफिल होनी चाहिए और सेकंड भी फुलफिल होनी चाहिए तो वो क्या कहलाएगा, ऑर्डिनरी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अभी हम लोग देखते हैं कंडीशंस क्या है। फर्स्ट, स्टेड इन इंडिया फॉर 730 days ड्यूरिंग 7 preceding financial years, okay, 7 preceding previous years, okay, ठीक है, समझ में आ गया। ये फर्स्ट कंडीशन है। एंड पिछले में बेसिक कंडीशन में क्या था, और इसमें क्या है, एंड, ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है, स्टेड इन इंडिया फॉर 2 years और मोर, स्टेड इन इंडिया for 2 years or more during 10 preceding previous years, ओके, समझ में आ गया। तो फर्स्ट क्या था, हम लोगों ने निकाला रेसिडेंट या नॉट रेसिडेंट है, ठीक है, नॉन रेसिडेंट है। अभी वो रेसिडेंट निकल गया, ठीक है, तो अब ये समझो ये रेसिडेंट है। अब आपको क्या निकालना है, ऑर्डिनरी है या फिर नॉट ऑर्डिनरी है, ठीक है। तो अगर ऑर्डिनरी है तो उसका फर्स्ट कंडीशन क्या है, 730 days वो रहना चाहिए पिछले 7 साल में और पिछले 10 साल में 2 साल रहना चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो वो क्या कहलाएगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर दोनों में से एक भी नहीं कराया, दोनों नहीं किया, तो वो क्या कहलाया जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है। समझ में आ गया आपको, मैंने क्या बोला, समझ में आ गया। अभी हम लोग आगे करते हैं। ये समझ में आ गया। एडिशनल कंडीशन क्या थी, फर्स्ट कंडीशन क्या है, 730 days रहना चाहिए पिछले 7 साल में और 2 साल रहना चाहिए पिछले 10 साल में। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो ऑर्डिनरी, नहीं सेटिस्फाइड है तो क्या होगा, नॉट ऑर्डिनरी, ओके, ठीक है। तो चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं, ओके। तो मैंने यहाँ पे 10 साल बनाए, ठीक है, ये 10 साल है, प्रीवियस 10 साल, और इसके नंबर ऑफ डेज एक बंदा रहा है, ठीक है। 21-22 में वो 100 दिन रहा, 2021 में 100, 1920 में 300, 18-19 में 50, 17-18 में 100, 16-17 में 100, 15-16 में 50, 14-15 में पूरे साल, 13-14 में 100 और 12-13 में पूरे साल, ओके। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, 730 days, राइट, कितने साल में, 7 साल में, 7 प्रीवियस ईयर। तो आप 7 प्रीवियस ईयर निकालो, 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 को टोटल करो, 100 + 100 200, 200 300 500, 550 650 750 और कितना हो जाता है 800, ओके। तो पिछले 7 साल में कितना दिन रहना चाहिए, 703, वो कितने दिन रहा है, 800। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, राइट, ओके। अब उसके बाद में सेकंड कंडीशन क्या है, पिछले 10 साल में वो 2 साल रहना चाहिए इंडिया में, ठीक है। तो पिछले साल इसमें 100 दिन रहा है, नहीं, 100 दिन नहीं, 300 दिन नहीं, 365 दिन नहीं रहा है, पूरे साल नहीं रहा है, 50 दिन नहीं, 100 नहीं। ये देखो 1 साल हो गया, फर्स्ट 1 साल पूरा साल रहा, वो कब, 14-15 को, फिर 13-14 को नहीं रहा और 12-13 को वो रहा, तो 2 साल हो गए, राइट। तो पिछले 10 साल के अंदर वो 2 साल रहा है, राइट। तो वो क्या कहलाया जाएगा, सेकंड कंडीशन फुलफिल हो गई, ओके। तो वो क्या कहलाया जाएगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है। समझो वो सिर्फ 1 साल रहता, ओके, वो इधर भी 100 दिन रहता। अगर वो 1 साल रहता तो आपकी सेकंड कंडीशन नहीं फुलफिल होती, तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हुई, सेकंड नहीं हुई, तो वो क्या कहलाया जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ओके। समझ में आ गया एग्जाम्पल से क्या कंडीशन का मतलब था, 730 days 7 years और 10 years 2 years, ठीक है। 730 days 7 years में रहना चाहिए और 10 साल में 2 साल रहना चाहिए,
ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे क्या करते हैं हम लोग, अभी हम लोग देखते हैं स्कोप, ठीक है। अब देखो इनकम होगी, राइट। इनकम दो प्रकार की होगी इस पूरे रेसिडेंशियल स्टेटस में, एक तो होगी इंडियन इनकम, राइट। एक इनकम होती है इंडियन इनकम और एक इनकम होती है फॉरेन इनकम, राइट। इंडियन इनकम का मतलब क्या है, अक्रूड और एंड रिसीव्ड इन इंडिया, राइट। अक्रूड इन इंडिया और रिसीव्ड इन इंडिया या अक्रूड इन इंडिया एंड रिसीव्ड इन इंडिया। फॉरेन इनकम क्या हो गया, अक्रूड आउटसाइड इंडिया और एंड रिसीव्ड, सॉरी, अक्रूड आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। तो ये क्या हो जाएगी, फॉरेन इनकम, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं अक्रूड इंडिया, अक्रूड इन इंडिया में मतलब क्या हो गया, मतलब सोर्स, इनकम का जो सोर्स है वो इंडिया में, रिसीव्ड मतलब इंडिया में आपको मिला है, ठीक है। समझो अभी आपका कोई कंपनी है, ठीक है, वो कंपनी आपकी यूएसए में है पर आपका एक ब्रांच इंडिया में, तो सोर्स वो इनकम कहाँ से, समझो इंडिया में आपको 1 लाख रुपए का टर्नओवर हुआ, 1 लाख रुपए आपको इनकम हुआ, ठीक है। तो ये आपका सोर्स हो गया, इंडिया में आपको इनकम जनरेट हुई, आप चाहे आपकी कंपनी यूएसए में है लेकिन अक्रू कहाँ पर हुआ, आपको इंडिया में हुआ। और सेम अगर आपको इंडिया में रिसीव होता है तो वो क्या हो जाएगा, इंडियन इनकम। और फॉरेन इनकम का मतलब क्या हुआ, आपका अक्रू भी आउटसाइड इंडिया हुआ और रिसीव्ड भी आउटसाइड इंडिया हुआ, ठीक है। आपको कंपनी है यूएसए में, ठीक है, आपको 1 लाख रुपया मिला यूएसए की कंपनी से, ठीक है, लेकिन आपको इंडिया के बाहर ही मिला, आप इंडिया के बाहर ही रहते हो, तो वो अक्रूड भी आउटसाइड इंडिया हुई और रिसीव्ड भी हुई, तो वो क्या हो गई, फॉरेन इनकम, ठीक है। अभी मैंने ये आपको क्यों बताया, मैं आपको अभी बताता हूँ। अभी हमने देख लिया कितने प्रकार के पर्सन होते हैं, ठीक है। एक रेसिडेंट होता है जो ऑर्डिनरी होता है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है। एक होता है रेसिडेंट होता है और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है, राइट। और एक क्या होगा, नॉन रेसिडेंट, राइट। रेसिडेंट था, उसमें 2 पार्ट थे, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और एक क्या था, नॉन रेसिडेंट, ठीक है। अब देखो इनकम, ठीक है, फर्स्ट इंडियन इनकम, ठीक है। इंडियन इनकम है तो रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को भी टैक्सेबल होगी, ये टैक्सेबिलिटी निकाल रहे, ठीक है। स्कोप मतलब वही होता है, कौन कौन टैक्स भरेगा, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी टैक्स भरेगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी टैक्स भरेगा और नॉन रेसिडेंट भी टैक्स भरेगा, ठीक है। सेकेंड फॉरेन इनकम, ठीक है। फॉरेन इनकम है बिजनेस, लेकिन बिजनेस क्या है, कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, ठीक है। फॉरेन इनकम है लेकिन जो बिजनेस है वो कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, इंडिया से हो रहा है, ठीक है। रिसीव फॉरेन में हुआ लेकिन अक्रू कहाँ पर हुआ, इंडिया में हुआ, ठीक है। तो इसको टैक्सेबल होगी और इसको टैक्सेबल होगी, इसको टैक्सेबल नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये तो इसका नॉन रेसिडेंट का, ओके, समझ में आ गया, इसको टैक्सेबल नहीं होगी। अब थर्ड फॉरेन इनकम अदर देन बिजनेस इनकम, अदर देन 2 मतलब अदर देन इसका बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, जो भी अलग अलग दूसरी बाकी सब फॉरेन इनकम है उसको सिर्फ इसको टैक्सेबल होगी, बाकी इसको टैक्सेबल और इसको टैक्सेबल नहीं होगी, ठीक है। समझ में आ गया। इंडियन इनकम है वो रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट तीनों को टैक्सेबल होगी। फॉरेन इनकम है उसका बिजनेस जो है वो कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट को टैक्सेबल, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को टैक्सेबल, लेकिन नॉन रेसिडेंट को नॉट टैक्सेबल, ठीक है। और फॉरेन इनकम है अदर देन ये वाला इनकम बिजनेस कंट्रोल इन इंडिया, तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी रेसिडेंट को ही टैक्सेबल होगी, बाकी किसी को भी टैक्सेबल नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आपको लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट मार लो,
आप सेव कर लो जैसे भी करना है, बट ये इंपॉर्टेंट है, सम में भी आपको इसी की वजह से मार्क्स आएंगे, ठीक है। इंडियन इनकम, रेसिडेंट ऑर्डिनरी, तो इतना देख लो, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को सब में टैक्स भरना है, चाहे वो इंडियन हो, चाहे फॉरेन बिजनेस कंट्रोल इंडिया में हो या फॉरेन इनकम हो। ऑर्डिनरी रेसिडेंट को नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को इंडियन और फॉरेन इनकम बिजनेस कंट्रोल इन इंडिया में ही टैक्स भरना है, फॉरेन बाकी सब फॉरेन इनकम पे नहीं टैक्स भरना है। और नॉन रेसिडेंट को सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम में टैक्स भरना है, बाकी किस में टैक्स नहीं भरना है, ठीक है। समझ में आ गया, ये था हमारा स्कोप। हम लोगों ने क्या देख लिया, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट कैसे कंडीशन है, जो बेसिक कंडीशन देख ली। फिर हम लोगों ने क्या देख लिया, ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी कैसे होगा वो कंडीशन देख ली। फिर हम लोगों ने क्या देख लिया, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, किसको टैक्सेबल होगा वो देख लिया, ठीक है। कौन कौन सी इनकम किस किस को टैक्सेबल होगी वो देख ली, ठीक है। अभी हम लोग एक अमेंडमेंट्स में जाते हैं, जो अमेंडमेंट हुई है वो उसमें जाते हैं, ठीक है। अमेंडमेंट्स अभी नहीं हुई थी, वो कब हुई थी, 2021 को हुई थी, ठीक है। अभी तो क्या बोलते हैं नॉर्मल हो गया। तो फर्स्ट अमेंडमेंट क्या है, एक इंडिविजुअल है, ठीक है, वो सिटीजन ऑफ इंडिया है और जिसकी टोटल इनकम है 15 लाख से ज्यादा, ठीक है, अदर देन फॉरेन इनकम, ठीक है। मतलब जिसकी टोटल इनकम माइनस फॉरेन इनकम करोगे तो उसकी कितनी ज़्यादा है, 15 लाख, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल है, वो क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया है और उसकी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज कितने है, 15 लाख से ज़्यादा है। और ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और थर्ड वो इस बंदे को किसी भी और जगह पे अदर टेरिटरी में टैक्स नहीं पे करना है। कोई भी कंडीशन हो सकता है, वो 100 दिन रहा हो या 25 दिन रहा हो, मतलब वो दिमाग लगा के क्या बोलते हैं, वो टैक्स को बचाने के लिए अलग अलग जगह पे रहता हो, ठीक है, उसको कहीं पे और टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अदर टेरिटरी नॉट टू पे एनी टैक्स, ठीक है, अदर कंट्री में किसी को भी किधर भी उसको पे नहीं करना है टैक्स, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई है, ठीक है, एक ऐसा पर्सन है जो सिटीजन है इंडिया का, उसकी 15 लाख से ज़्यादा इनकम है और उसको कहीं और भी टैक्स नहीं भरना है, कोई और कंट्री में टैक्स नहीं भरना है, तो वो क्या हो जाएगा, डीम्ड टू बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, डीम्ड टू बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन दैट प्रीवियस ईयर, ठीक है। समझ में आ गया। तो अगर शायद उसको अपने इंडिया में कंडीशन भी नहीं लगती हो, ठीक है, वो नॉन रेसिडेंट है, ठीक है, या फिर उसको कोई कंडीशन लगती ही नहीं हो रेसिडेंट वाली, लेकिन फिर भी वो क्या कहलाया जाएगा, रेसिडेंट कहलाया जाएगा। क्या कंडीशन ज़रूरी है उसके लिए, वो इंडिविजुअल होना चाहिए, फिर वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और उसके बाद में उसकी टोटल इनकम 15 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, फॉरेन इनकम इंक्लूड नहीं करना है, और उसको अदर कंट्री में टैक्स नहीं पे करना है, ठीक है। तो वो क्या कहला जाएगा, रेसिडेंट ऑफ इंडिया डीम हो जाएगा। डीम मतलब अपने आप वो क्या कहलाया जाएगा, रेसिडेंट उस प्रीवियस ईयर के लिए, ठीक है। और वो हमेशा कौन सा रेसिडेंट होगा, रेसिडेंट भी दो तरीके के, ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी, तो हमेशा क्या रहेगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है। समझ में आ गया क्या था ये फर्स्ट अमेंडमेंट थी, ठीक है, ये फर्स्ट अमेंडमेंट थी। एक इंडिविजुअल है जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, जिसकी टोटल इनकम 15 लाख से ज़्यादा है और वो अदर कंट्री में उसको टैक्स नहीं भरनी है, तो वो क्या कहलाया जाएगा, रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और उसका नॉर्म हमेशा वो क्या कहलाया जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट। फर्स्ट अमेंडमेंट देख ली, अभी सेकेंड अमेंडमेंट देखते हैं, ठीक है। सेकेंड अमेंडमेंट सेकेंड एक्सेप्शन का अमेंडमेंट है, ठीक है। हमारा सेकेंड एक्सेप्शन क्या था, एक इंडियन सिटीजन है, ठीक है, या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो इंडिया में विजिट करने को आता है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो उसको क्या कौन सी कंडीशन लगेगी, सिर्फ फर्स्ट कंडीशन लगती है, फर्स्ट बेसिक कंडीशन लगती है, राइट। अब ये बंदा इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, कुछ भी हो सकता है, वो प्रीवियस ईयर में इंडिया में विजिट करने को आता है और इसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, ठीक है, अदर देन फॉरेन सोर्सेज, ठीक है, अदर देन फॉरेन सोर्सेज, तो इसको
दो कंडीशन अप्लाई होगी, मैं कंडीशन बता देता हूँ। फर्स्ट कंडीशन वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज या मोर रहा है, ठीक है, इन दोनों में से इसको एक सेटिस्फाई करनी है, ठीक है, और वो प्रीवियस ईयर में 120 डेज रहा है और प्रीवियस 4 साल में वो 365 डेज रहा है, ठीक है। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो बंदा क्या कहलाएगा, रेसिडेंट कहलाएगा, ठीक है। समझ में आ गया अभी आपको मैं क्या बता रहा था। एक इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो इंडिया में विजिट करने आता है और उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो उसको दो कंडीशन अप्लाई होगी। पहला क्या है, 182 डेज या मोर, या अगर ये फर्स्ट कंडीशन उसने सेटिस्फाई कर दी वो क्या कहलाएगा, रेसिडेंट। सेकंड कंडीशन क्या है, अगर प्रीवियस ईयर में 120 डेज रहता है और 4 साल में, पिछले 4 साल में वो 365 डेज रहता है, ये दोनों अगर सेटिस्फाई हो गई, ये एंड है, ठीक है, ये सेकंड कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो गई तो वो क्या कहलाएगा, रेसिडेंट, ठीक है। समझ में आ गया क्या इंपॉर्टेंट था इसमें, कंफ्यूज मत होना। एक्सेप्शन क्या था, एक्सेप्शन वाले बंदे को क्या था, इंडियन सिटीजन है, वो इंडिया में विजिट करने आता है, उसको फर्स्ट कंडीशन ही लगती है 182 डेज वाली, ठीक है, ओके। अगर वो 182 डेज रहता है तो वो क्या कहलाएगा, रेसिडेंट, ठीक है। तो अभी एक्सेप्शन क्या है, वो 15 लाख से ज्यादा कमा रहा है वो बंदा, तो 182 डेज तो उसको लगेगी, वो फर्स्ट कंडीशन तो लगेगी उसको, जैसे इसमें लग रही थी वो लगेगी, लेकिन उसको सेकेंड ये कंडीशन भी लगेगी। वो अगर पिछले साल 120 दिन रहता है और पिछले 4 साल में 365 दिन रहता है तो भी वो रेसिडेंट कहलाएगा। एक्सेप्शन में क्या था, सेकंड कंडीशन थी ही नहीं, लेकिन इसमें सेकंड कंडीशन है, और वो इतना याद रखना, बेसिक कंडीशन में सेकंड कंडीशन 60 दिन की है, ठीक है, इधर कितना है 120 दिन, तो डिफरेंस है, इतना याद रखना। तो इसको दो कंडीशन लगेगी, पहले अगर वो एक्सेप्शन में सिर्फ उसको क्या लगती थी, फर्स्ट कंडीशन लगती थी, याद रह गया। इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो इंडिया में विजिट करने को आता है, 15 लाख से उसकी ज्यादा इनकम है, ठीक है, तो उसको दो कंडीशन में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। अगर वो प्रीवियस ईयर 182 डेज रह जाता है, उससे ज्यादा रहता है तो क्या कहलाएगा, रेसिडेंट। अगर नहीं रहता है लेकिन प्रीवियस ईयर में 120 दिन रहता है और पिछले 4 साल में वो 365 दिन रहता है तो भी वो क्या कहलाएगा, रेसिडेंट कहलाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। और अभी मैं सिर्फ एक और बार बता देता हूँ, सेकेंड एक्सेप्शन, ठीक है, चलो सेकेंड एक्सेप्शन में क्या था, एक इंडियन सिटीजन था और या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन था, वो कम्स टू विजिट इन इंडिया, ठीक है। तो सेकेंड एक्सेप्शन में आपको एक और अमेंडमेंट है, उसका मतलब सेकेंड एक्सेप्शन में अजम्पशन क्या है, इस बंदे की इनकम कितनी है, 15 लाख से कम है, राइट। अगर 15 लाख से कम है तो उसको कौन सी सिर्फ कंडीशन अप्लाई होगी, फर्स्ट कंडीशन अप्लाई होगी, ठीक है। लेकिन अगर ये क्या हो गया, सेकेंड एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। लेकिन अगर इसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड अमेंडमेंट, ठीक है। सेकेंड अमेंडमेंट में कितनी कंडीशंस थी, दो कंडीशन थी, और दोनों में से अगर वो एक सेटिस्फाई कर लेगा तो वो क्या कहलाएगा, रेसिडेंट, ठीक है। इसमें अगर वो सिर्फ एक फर्स्ट कंडीशन ही अगर वो सेटिस्फाई किया तो रेसिडेंट, नहीं सेटिस्फाई किया तो नॉन रेसिडेंट, ठीक है। समझ में आ गया। तो एक्सेप्शन का मतलब क्या था और अमेंडमेंट का मतलब क्या था। तो एक्सेप्शन में ये अज्यूम्ड है, ठीक है, ये ऐसा ही लिखा हुआ है, अज्यूम्ड है कि उस बंदे की इनकम 15 लाख से कम होगी, अगर उसकी 15 लाख से ज्यादा होती है तो वो अमेंडमेंट में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अभी आगे क्या करते हैं हम लोग कि अगर एक्सेप्शन वाले में 15 लाख से कम है उसकी इनकम, और अमेंडमेंट में क्या बोला, अगर उसकी 15 लाख से ज्यादा है तो उसको दो कंडीशन अप्लाई होगी, अगर 15 लाख से कम है तो वो एक्सेप्शन है, उसको सिर्फ एक ही कंडीशन अप्लाई होगी, ठीक है। अभी एक और हम लोग कर लेते हैं, सिर्फ लास्ट है ये, इनकम अक्रूड और डीम टू बी इन इंडिया, ठीक है, ठीक है, ये हम लोग कर लेते हैं, इनकम डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया, ठीक है। तो अभी क्या क्या है मैं बताता हूं। फर्स्ट, बिजनेस इनकम टू नॉन रेसिडेंट थ्रू बिजनेस कनेक्शन फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, ठीक है, बिजनेस
कनेक्शन इन इंडिया। ठीक है, तो अगर समझो एक नॉन रेसिडेंट है, उसको हम लोग क्या दे रहे हैं, बिजनेस इनकम मिल रही है उसको, लेकिन उसका इंडियन कनेक्शन की वजह से बिजनेस इनकम मिल रही है, तो वो क्या हो जाएगी, इनकम डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया, मतलब वो इनकम क्या होगी, इंडिया में ही अक्रू हुई है, ये मानी जाएगी। ठीक है, सेकेंड, एनी इनकम थ्रू एनी एसेट और प्रॉपर्टी इन इंडिया। ठीक है, समझो एक एसेट है, समझो क्या बोलते हैं आपका हाउस है। ठीक है, हाउस से आपको इनकम मिल रही है। ठीक है, तो वो इनकम क्या हो गई, इनकम डीम टू अक्रू इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में ही अक्रू होती है। समझो ये रिसीव कहाँ पे हो रही है, यूएसए में रिसीव हो रही है। ठीक है, तो भी वो इनकम किसकी मानी जाएगी, इंडियन इनकम ही मानी जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। थर्ड, डिविडेंड पेड आउटसाइड इंडिया बाय एन इंडियन कंपनी। ठीक है, एक इंडियन कंपनी ने बाहर वाले एक बंदे को अगर डिविडेंड दिया, तो वो डिविडेंड भी क्या कहलाया जाएगा, इनकम अक्रूड इन इंडिया। ठीक है, फोर्थ, सैलरी पेएबल by government of India to a Indian citizen, to Indian citizen for rendering services outside India। ठीक है, समझो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ काम दिया है एक बंदे को या एक ग्रुप को, लेकिन वो काम किधर है, आउटसाइड इंडिया में। तो अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर उन लोग को सैलरी देगी, तो वो सैलरी को भी क्या बोलोगे, इनकम अक्रूड इन इंडिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपके सम में आएगा कि हाउस प्रॉपर्टी हाउस इनकम फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, इंडियन इनकम हो जाएगी। लेकिन अगर आप बोलोगे हाउस इनकम फ्रॉम यूएसए, तो वो क्या हो जाएगी, फॉरेन इनकम हो जाएगी। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल मैंने आपको स्कोप दिखाया था, और रेसिडेंट ऑर्डिनरी, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी, नॉन रेसिडेंट, उसको क्या क्या टैक्सेबल होता है, वो 3 कॉलम बनाए थे। ठीक है, वो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 4 कंडीशन देखी है, अब देखते हैं 5वां, इंटरेस्ट है। ठीक है, इंटरेस्ट पेएबल बाय, ठीक है, इंटरेस्ट पेएबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू, ये इंटरेस्ट दे रहा है किसको, नॉन रेसिडेंट। ठीक है, इसने क्या दिया आपको, लोन, नॉन रेसिडेंट ने आपको लोन दिया, गवर्नमेंट क्या दे रही है उसको, इंटरेस्ट दे रही है, तो वो इंटरेस्ट भी क्या कहलाया जाएगा, इनकम अक्रूड इन इंडिया। ठीक है, वो इंटरेस्ट जो इसको मिल रहा है वो भी क्या कहलाया जाएगा, इनकम अक्रूड इन इंडिया। फिर इंटरेस्ट पेएबल बाय अ रेसिडेंट टू अ नॉन रेसिडेंट। ठीक है, एक रेसिडेंट है, वो किसको दे रहा है इंटरेस्ट, नॉन रेसिडेंट को, किस लिए है, फॉर अर्निंग एनी बिजनेस, फॉर अर्निंग एनी बिजनेस इनकम, और फॉर अर्निंग एनी अदर इनकम, फॉर अर्निंग एनी अदर इनकम इन इंडिया। ठीक है, ये भी इंडिया में, फॉर अर्निंग एनी बिजनेस इनकम इन इंडिया, ये भी इंडिया में। ठीक है, तो समझो एक नॉन रेसिडेंट है, उसने रेसिडेंट को लोन दिया। ठीक है, वो लोन इस रेसिडेंट ने एक बिजनेस चालू करने में किया, तो वो बिजनेस इनकम के लिए यूटिलाइज हुआ वो लोन, तो वो जो इंटरेस्ट पे कर रहा है रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को, तो वो इंटरेस्ट क्या कहलाया जाएगा, इनकम अक्रूड इन इंडिया। ठीक है, या वो लोन उसने एक घर खरीदा, वो घर की वजह से उसको इनकम मिल रही है, तो वो इंटरेस्ट जो पेएबल है वो क्या होगा, इनकम अक्रूड इन इंडिया। ठीक है, जो इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा, इनकम अक्रूड इन इंडिया। ठीक है, अभी थर्ड, एक नॉन रेसिडेंट है, ठीक है, और एक नॉन रेसिडेंट है, दोनों नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, एक नॉन रेसिडेंट इंटरेस्ट देता है दूसरे नॉन रेसिडेंट को, किसके लिए, ये नॉन रेसिडेंट ने क्या दिया, लोन, किस लिए, ये लोन किसके लिए दिया, फॉर कैरिंग आउट
एनी बिजनेस इन इंडिया। ठीक है, समझ में आ गया। एक नॉन रेसिडेंट है, उसने लोन लिया किसके लिए, बिजनेस चालू करने के लिए इंडिया में। ठीक है, तो वो लोन का जो इंटरेस्ट देगा वो दूसरे नॉन रेसिडेंट को, वो दूसरा वो लोन भी वो इंटरेस्ट भी क्या कहलाया जाएगा, इनकम अक्रूड इन इंडिया। समझ में आ गया। आपको अभी तक समझा क्या बोला मैंने, इंटरेस्ट पेएबल है हम लोग को। ठीक है, ये इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, एक इंटरेस्ट पेएबल है, गवर्नमेंट ने नॉन रेसिडेंट को दिया। ठीक है, तो वो इंटरेस्ट क्या कहलाया जाएगा, इनकम अक्रूड इन इंडिया। ठीक है, एक रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है, लेकिन उसने जो लोन लिया रेसिडेंट ने, वो किसके लिए लिया है, बिजनेस इनकम करने के लिए, बिजनेस इनकम पाने के लिए या अदर इनकम पाने के लिए। ठीक है, तो वो जो इंटरेस्ट पे कर रहा है वो भी क्या हो जाएगी, इनकम अक्रूड इन इंडिया। ठीक है, एक नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, एक नॉन रेसिडेंट ने दूसरे नॉन रेसिडेंट को लोन दिया, वो रेसिडेंट वो लोन का इस्तेमाल किसके लिए कर रहा है, बिजनेस के लिए। ठीक है, तो वो लोन पे जो इंटरेस्ट देगा वो भी क्या हो जाएगा, इनकम अक्रूड इन इंडिया। ओके, तो अभी हम लोग ने इंटरेस्ट का तो देख लिया, अब हम लोग देखते हैं रॉयल्टी। ठीक है, रॉयल्टी आप कब देते हो, जब आप किसी को कॉपीराइट देते हो या अपना पेटेंट देते हो। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अगर जब आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किसी को देते हो तो उसके बदले आपको वो क्या देता है, रॉयल्टी देता है। ठीक है, तो अभी मैं बताता हूं उसका टैक्सेबिलिटी क्या होगा। ठीक है, ठीक है, अब देखो, एक नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, उसने क्या दिया, गवर्नमेंट को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दी। ठीक है, पैटेंट का राइट दिया, कॉपीराइट का राइट दिया। ठीक है, ट्रेडमार्क का राइट दिया। ठीक है, आप यूज करो, आप यूज करो। उसके बदले गवर्नमेंट क्या दे रही है, उसको रॉयल्टी दे रही है। ठीक है, तो वो रॉयल्टी क्या हो जाएगी, इनकम अक्रूड इन इंडिया। समझ में आ गया। सेकेंड, एक नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, वो रेसिडेंट को क्या दे रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दे रहा है, कॉपीराइट का राइट दे रहा है या फिर पेटेंट यूज करने का राइट दे रहा है। ठीक है, और ये रेसिडेंट उसको क्या दे रहा है, रॉयल्टी। ठीक है, तो वो रॉयल्टी क्या हो जाएगी, इनकम अक्रूड इन इंडिया। तो ये रेसिडेंट ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का क्या इस्तेमाल क्या कर रहा है, या तो बिजनेस इनकम कमाने के लिए या तो अदर इनकम कमाने के लिए। जो पहले कंडीशन में था इंटरेस्ट पेएबल, अगर वो लोन का इस्तेमाल अगर वो बिजनेस इनकम और अदर इनकम में करता था तो वो इंटरेस्ट भी क्या हो जाती थी, इनकम अक्रूड इन इंडिया। सेम यहाँ पर अगर वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वो बिजनेस इनकम या अदर इनकम कमाने के लिए यूज करता है तो वो रॉयल्टी जो पे कर रहा है वो क्या हो जाएगी, इनकम अक्रूड इन इंडिया। अब यहाँ पर भी सेम है, एक नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, एक नॉन रेसिडेंट दूसरे नॉन रेसिडेंट को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट देता है। ठीक है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ये दूसरा नॉन रेसिडेंट बिजनेस इनकम कमाने के लिए यूज करता है और अदर इनकम कमाने के लिए करता है। सिर्फ एक ही चेंजेस है रॉयल्टी में कि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वो अदर इनकम कमाने के लिए भी यूज करता है। तो वो जो रॉयल्टी देगा दूसरे फर्स्ट नॉन रेसिडेंट को, वो रॉयल्टी भी क्या हो जाएगी, इनकम अक्रूड इन इंडिया। ठीक है, समझ में आया आपको अभी तक मैं क्या बोला रॉयल्टी के बारे में। ठीक है, एक नॉन रेसिडेंट ने गवर्नमेंट को एक पेटेंट यूज करने का क्या बोलते हैं, राइट दे दिया। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट रॉयल्टी देगी नॉन रेसिडेंट को वो क्या हो जाएगी, इनकम अक्रूड इन इंडिया। सेकेंड, एक नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, उसने एक रेसिडेंट को क्या दिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दिया। ठीक है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इस रेसिडेंट ने किसके लिए यूज किया, या तो बिजनेस इनकम करने के लिए या तो अदर इनकम बनाने के लिए। ठीक है, इंडिया में। ठीक है, तो वो रॉयल्टी जो देगा रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को वो रॉयल्टी भी क्या हो जाएगी, इनकम अक्रूड इन इंडिया। थर्ड, एक नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, उसने दूसरे नॉन रेसिडेंट को क्या दिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। वो दूसरे नॉन रेसिडेंट ने इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का क्या इस्तेमाल किया, बिजनेस इनकम पाने के लिए या अदर इनकम पाने के लिए। तो ये जो रॉयल्टी देगा दूसरा नॉन रेसिडेंट पहले नॉन रेसिडेंट को, वो रॉयल्टी भी क्या कहलाई जाएगी, इनकम अक्रूड इन इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, ये पूरा थियरी खत्म हो जाता है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस का पूरा थियरी खत्म हो गया। ठीक है, तो रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ओके, उसमें हम लोगों ने फर्स्ट क्या देखा था, बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन देखी थी। ठीक है,
बेसिक कंडीशन क्या थी, 2 कंडीशन थी, अगर दोनों में से एक भी सेटिस्फाई कर दो तो वो रेसिडेंट हो जाएगा, अगर नहीं दोनों सेटिस्फाई नहीं की तो वो क्या हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट। ठीक है, वो फर्स्ट कंडीशन क्या थी, 182 डेज प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, अगर वो नहीं हुई और 60 डेज प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में और 365 डेज पिछले 4 साल में। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा, एडिशनल कंडीशन। ओके, एडिशनल कंडीशन कब यूज देखोगे, जब वो रेसिडेंट होगा, राइट। नॉन रेसिडेंट में एडिशनल कंडीशन नहीं देखनी है। ठीक है, तो एडिशनल कंडीशन क्या थी, इसमें क्या होनी चाहिए, दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी, पिछले 7 साल में वो कितने दिन रहना चाहिए, 730 दिन, और पिछले 10 साल में वो कितने साल रहना चाहिए, 2 साल। ठीक है, ये क्या है, एंड कंडीशन, दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो वो क्या कहलाएगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर दोनों नहीं कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो क्या कहेगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, समझ में आ गया। इस बेसिक कंडीशन की क्या थी, 2 एक्सेप्शन था। फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है, एक इंडियन सिटीजन है जो एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर गया, ठीक है, तो उसके लिए क्या सिर्फ अप्लाई होगी, फर्स्ट कंडीशन अप्लाई होगी। और एक और एक्सेप्शन क्या था, एक इंडियन सिटीजन है जो क्या बोलते हैं, इंडिया में विजिट करने के लिए आया, ठीक है, तो उसको क्या अप्लाई होगी, फर्स्ट कंडीशन। लेकिन जब हम लोग ने अमेंडमेंट देखा था तो इस बंदे की इनकम कितनी होनी चाहिए, 15 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है, अगर इसकी 15 लाख से ज्यादा होगी इनकम, ठीक है, अगर इसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा होगी तो इसको 2 कंडीशन अप्लाई होगी। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन तो हमारी वही है 182 डेज, ठीक है, और सेकंड कंडीशन क्या थी, वो 120 डेज रहना चाहिए और पिछले 4 साल में वो 365 डेज रहना चाहिए। ठीक है, तो समझ में आ गया, ये एक्सेप्शन था 2। अगर एक्सेप्शन में अगर ये अज्यूम्ड है कि इसकी 15 लाख से कम इनकम है, अगर क्वेश्चन में दिया इसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है अपार्ट फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है, फॉरेन सोर्सेज से नहीं है, ठीक है, फॉरेन सोर्सेज से नहीं है, तो उसको 2 कंडीशन अप्लाई होगी। फर्स्ट कंडीशन तो नॉर्मल वाली 182 डेज, अगर नहीं हुई तो सेकंड कंडीशन देखोगे 120 डेज और फोर्थ पिछले 4 साल में 365 डेज। ठीक है, तो हम लोगों ने एडिशनल कंडीशन देख ली। ठीक है, तो इससे क्या फायदा होगा, ऑर्डिनरी या फिर नॉन ऑर्डिनरी फाइंड करने का। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने देखा स्कोप। ठीक है, स्कोप में हम लोगों ने 3 कॉलम बनाए थे, रेसिडेंट ऑर्डिनरी, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेसिडेंट। ठीक है, एक रेसिडेंट तो एक इंडियन इनकम किसको किसको टैक्सेबल होगी, सबको टैक्सेबल होगी। ठीक है, फॉरेन इनकम में अगर बिजनेस इंडिया में कंट्रोल होता है तो रेसिडेंट ऑर्डिनरी को टैक्सेबल होगी, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी को टैक्सेबल होगी, लेकिन नॉन रेसिडेंट को टैक्सेबल नहीं होगी। और फॉरेन इनकम अपार्ट फ्रॉम दिस सोर्स, अपार्ट फ्रॉम ये सोर्स, बाकी सब फॉरेन इनकम सिर्फ रेसिडेंट ऑर्डिनरी को टैक्सेबल होगी, बाकी नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेसिडेंट को टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने एक्सेप्शन देखा था, सॉरी अमेंडमेंट देखा था। उसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा था, अमेंडमेंट्स देखे थे। ठीक है, अमेंडमेंट फर्स्ट क्या था, एक इंडिविजुअल होना चाहिए, वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, उसकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम अदर सोर्स, फॉरेन सोर्सेज। ठीक है, फॉरेन सोर्सेज नहीं होना चाहिए, और इस बंदे को कहीं पे भी टैक्स नहीं भरना है, कोई अदर कंट्री में टैक्स नहीं भरना है। ठीक है, कोई भी टैक्स नहीं भरना है किसी भी रीजन की वजह से। ठीक है, तो वो क्या कहलाया जाएगा, डीम टू बी अ रेसिडेंट। ठीक है, वो क्या कहलाया जाएगा, डीम टू बी अ रेसिडेंट, और वो रेसिडेंट कौन सा होगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, सेकेंड अमेंडमेंट में तो अभी मैंने बता ही दिया। ठीक है, वो इंडियन सिटीजन है, वो विजिट करने को आता है इंडिया में, उसकी इनकम है 15 लाख से ज़्यादा, तो उसको 2 कंडीशन अप्लाई होगी, अगर दोनों में से एक भी सेटिस्फाई होगी तो वो क्या कहलाया जाएगा, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद में हम लोगों ने देखा इंटरेस्ट पेएबल वाला, तीन पार्ट्स देखे हम लोग ने, फिर रॉयल्टी पेएबल वाला देखा, उसके भी हम लोग ने 3 पार्ट देखे। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये पूरा क्या है, रेसिडेंशियल स्टेटस का पूरा चैप्टर है। ठीक है, अगर आपको इतना सब कुछ आता है तो आपने रेसिडेंशियल स्टेटस अच्छे से कर लिया। ठीक है, अभी हम लोग सम करेंगे, 1 या 2 ही सम कराऊंगा मैं, उसके बाद में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, तो अभी हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 28।
ठीक है। तो अभी कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। पर्टिकुलर्स, ठीक है, फिर आपको बनाना है रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है, रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, 3 कॉलम बनाने, ठीक है। उसके बाद में 3 पार्ट्स बनाने। पहला पार्ट है इंडियन इनकम, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है, फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम, बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया, ठीक है। और थर्ड पार्ट क्या है, फॉरेन इनकम अदर, इसके अलावा बाकी सब फॉरेन इनकम, ठीक है। तो अब ये 3 पार्ट बनाओगे, इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम, ये और 3 कॉलम बनाओगे, ठीक है। तो अभी हम लोग फर्स्ट करते हैं इलस्ट्रेशन स्टार्ट। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, तो अक्रू भी इंडिया में हो और रिसीव भी इंडिया में हो, तो वो क्या होगा, कहलाएगी इंडियन इनकम। तो ये क्या होगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, ठीक है। वो किस किस को टैक्सेबल है, तीनों को टैक्सेबल है। तो 15,000 इसका, 15,000 इसका, 15,000 इसका, ठीक है। समझ में आ गया आपको इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम में डिफ्रेंशिएट करने का क्या फायदा है। सेकेंड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन रोम, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन रोम, तो अक्रू का हुई, बाहर हुई, ठीक है, और रिसीव का हुई, बाहर हुई, तो वो क्या हो गई, फॉरेन इनकम। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन रोम, ठीक है। तो वो क्या है, सिर्फ रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट को टैक्सेबल होगी, कितना है वो, 10,000, बाकी इन दोनों को टैक्सेबल नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद इनकम फ्रॉम बैंक अकाउंट इन इंडिया, ठीक है। बैंक अकाउंट क्या है, इंडिया में ही है, तो इनकम फ्रॉम बैंक अकाउंट इन इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में ही बैंक अकाउंट है और इंडिया में ही रिसीव हुई, ठीक है। नहीं सॉरी, इसमें देखो क्वेश्चन पढ़ो। मिस्टर टॉम अ ब्रिटिश सिटीजन हैड द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 22, तो ब्रिटिश में ही हुई, ठीक है। इनकम फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी बैंक अकाउंट इन इंडिया, तो इनकम इंडिया में अक्रू हुई लेकिन किसको मिली, ब्रिटिश सिटीजन को मिली, तो वो सिर्फ और सिर्फ वो इंडियन इनकम है। इंडियन इनकम सबको वैलिड होता है, तो 1200 सबको टैक्सेबल होगा, ठीक है। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन बांग्लादेश बीइंग कंट्रोल इन इंडिया, अब देखो बिजनेस कहाँ पे कंट्रोल है, इंडिया में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फॉरेन इनकम है, क्योंकि ये बिजनेस कहाँ पे हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, लेकिन कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, और पैसा कहाँ पे मिल रहा है, टॉम को मिल रहा है, वो कौन है, ब्रिटिश सिटीजन, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम बांग्लादेश कंट्रोल्ड इन इंडिया, ठीक है। तो ये किस किस को टैक्सेबल होगा, इसको होगा रेसिडेंट को, तो रेसिडेंट ऑर्डिनरी को तो सब कुछ टैक्सेबल होगा, और इसमें क्या होगा, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी को भी टैक्सेबल होगा, नॉन रेसिडेंट को टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट इन यूएसए, अब मेरे को बताओ, इंटरेस्ट इन बैंक अकाउंट इन यूएसए, तो ये फॉरेन इनकम हो गई, राइट। इंटरेस्ट इन बैंक अकाउंट, सॉरी इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक अकाउंट इन यूएसए, तो यूएसए के बैंक से आपको इंटरेस्ट मिला, किसको, ब्रिटिश को, सॉरी टॉम को मिला, वो क्या है, ब्रिटिश सिटीजन। तो इनकम कहाँ अक्रू हुई, आउटसाइड इंडिया, कहाँ रिसीव हुई, आउटसाइड इंडिया, तो वो क्या हो गई, सिर्फ और सिर्फ फॉरेन इनकम हो गई, तो वो सिर्फ और किसको टैक्सेबल है, रेसिडेंट को। कितना आएगा, 11,000 रुपया, सॉरी 11,000 रुपया, ठीक है। समझ में आया आपको। अभी आगे करते हैं, सैलरी अर्नड एंड रिसीव्ड इन टोक्यो, सैलरी अर्नड एंड रिसीव्ड इन टोक्यो, सेम यहाँ पर आएगा, सैलरी अर्नड मतलब अक्रू भी वहाँ पर हुई और रिसीव भी टोक्यो में ही हुई, ठीक है। तो वो क्या हो गई, फॉरेन इनकम हो गई, ठीक है। तो फॉरेन इनकम कितनी है, 12,000, वो किसको सिर्फ टैक्सेबल होगी, रेसिडेंट ऑर्डिनरी को, और बाकी इन दोनों को टैक्सेबल नहीं होगी, ठीक है। समझ में आ गया। उसके बाद में इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड इन लंदन, ठीक है। तो सेम यहाँ पर आएगा, इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड इन लंदन, ठीक है। अर्नड भी, अक्रू भी लंदन में हुई और रिसीव भी लंदन में हुई, तो वो सिर्फ और सिर्फ किसको टैक्सेबल होगा, इसी को टैक्सेबल होगा, 13,000, ठीक है। बाकी इन दोनों को टैक्सेबल नहीं होगा, ओके। समझ में आ गया। उसके बाद में
डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया। देखो डिविडेंड कहाँ पे मिल रहा है, ब्रिटिश कंपनी, लेकिन कहाँ पर आ रहा है वो, इंडियन कंपनी, इंडिया में आ रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, रिसीव्ड इन इंडिया है, तो वो कौन सी इनकम हो गई, इंडियन इनकम हो गई। तो डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया। अब इंडियन इनकम है वो किस किस को टैक्सेबल होगी, तीनों को टैक्सेबल होगी, 17,000, 17,000, 17,000, ठीक है। तो हम लोगों ने जब इंडियन इनकम किया था तो इंडियन इनकम में क्या बोला था, अक्रू या रिसीव दोनों में से कुछ भी होगा तो वो क्या हो जाएगा, इंडियन इनकम, ठीक है। फॉरेन इनकम क्या बोला था, अक्रू और एंड रिसीव दोनों अगर बाहर हुआ, अक्रू भी बाहर हुआ रिसीव भी बाहर हुआ तो वो क्या कहलाया जाएगा, फॉरेन इनकम, ठीक है। तो डिविडेंड अक्रू तो बाहर हुआ, वो ब्रिटिश में हुआ, ठीक है, लेकिन रिसीव कहाँ पर हुआ, इंडिया में हुआ, तो वो क्या कहलाएगी, इंडियन इनकम, ठीक है। समझ में आ गया। तो ऐसे तरीके से सम करना है, एक और सम करूंगा उसके बाद में ये चैप्टर खत्म, ठीक है। तो मैंने एक सम कर दिया, उसी तरीके से आपको सम आएंगे रेसिडेंशियल स्टेटस के। आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए, पोर्शन याद रहना चाहिए, जो मैंने आपको सिखाया वो याद रहना चाहिए, तो आप इजीली सम कर लोगे। टैक्स में सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट याद रहने चाहिए, कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, नॉन टैक्सेबल होगी, क्या टैक्सेबल होगी, कैसे टैक्सेबल होगी, वो सब आना चाहिए। फिर उसके बाद में आप डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस हमारा यहाँ पे खत्म हुआ, उसके बाद में बाकी सबके टैक्स के जो चैप्टर्स है वो मैं धीरे धीरे करवा लूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ठीक है, और उनको भी बताना कि यहाँ पे मैं टैक्स सिखा रहा हूँ। टैक्स में बहुत ही अच्छे से सिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ प्रॉपरली डिटेल में। सम पे इतना ध्यान नहीं दूंगा मैं, लेकिन कॉन्सेप्ट पे ज़रूर ध्यान दूंगा क्योंकि कॉन्सेप्ट ही पूरा मेन है इसमें, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।